हेलो दोस्त, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम कुछ मैथमेटिक के क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बेटर अप्रोच बताऊंगा, आप इसे क्विकली कैसे सोल्व कर सकते हैं, कैसी अप्रोच होनी चाहिए। ओके, जो पंजाब पटवारी एग्ज़ाम होता है ना, उसमें जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होते हैं उनका लेवल बहुत ही बेसिक होता है। कल मैंने ही इनके थोड़े बहुत क्वेश्चन देखे थे, देखते सारे मुझे पता लग गया है कि ये बहुत ही सिंपल है, इसलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनानी चाहिए। सबसे पहला ये क्वेश्चन है, मुझे थोड़े से क्वेश्चन मिले। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि हमें एक रेक्टेंगुलर बॉक्स दिया हुआ है, उसमें कुछ सर्कल इन्होंने बना दिए हैं। उन्होंने बोला है ये जो शेडेड एरिया है ये कितना होगा। कौन सा एरिया? ये जो शेडेड, मैं वीडियो थोड़ा स्लो ही बनाऊंगा क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये वाला शेडेड एरिया, ये वाला शेडेड एरिया, ये कितना है ये बताओ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें क्या ही करना है। सबसे पहले आपने अप्रोच देखनी है, कैसे मैं शेडेड एरिया तक पहुंचूं। आपने अप्रोच देखनी है कि सबसे पहले आपको इस स्केयर का एरिया पता होना चाहिए। उसके बाद ध्यान से सुनते जाना, स्केयर में से अगर आप जे 4 सर्कल को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? शेडेड एरिया बचेगा। आपके पास क्या बचेगा? शेडेड एरिया। आपका मेन मोटिव क्या होना चाहिए? स्केयर में से इन 4 सर्कल को माइनस कर दो तो आपके पास ये शेडेड एरिया बचेगा। स्केयर का एरिया हमें पता है, उन्होंने साइड दी हुई है 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर, यानी कि स्क्वायर का एरिया हमारे पास आ जाएगा 14 इंटू 14 कर कर हमारे पास आ जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अभी देखो, एक सर्कल का अगर हमने एरिया निकालना है, उसका डायमीटर पता होना चाहिए। यहाँ पर देखो, ये एक सिमिट्री है, ये एक सिमिट्री बन रही है, ये एक सिमिट्री बन रही है, तो हाफ कितना होगा? हाफ कितना होगा स्क्वायर का? 7, यानी कि ये 7 हो जाएगा और ये भी 7 हो जाएगा। यानी कि सभी जो सर्कल है, जो आपने यहाँ पर लॉजिक लगाना है, ये सिमेट्री का है। हाफ कितना होगा? 7, 7 इंटू 7, यानी कि जो सर्कल है उसका डाया कितना आ गया है हमारे पास? सर्कल का डाया हमारे पास आ गया है 7। एक सर्कल का एरिया हम निकाल सकते हैं π/4, यानी कि 22/7 इंटू 4, π/4 इंटू 7 का स्क्वायर, इंटू 7 का स्क्वायर। सिंपल है ना? यहाँ तक हम एरिया एक सर्कल का निकाल सकते हैं। यहाँ पर लिख दूँ एक सर्कल का एरिया। ये आप सोल्व करो, यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। तो आप जब सोल्व करते हैं तो हमारे पास 38 पॉइंट कुछ आएगा, 38.5 आएगा। ये हमारे पास है एक सर्कल का एरिया। 4 सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा? 38.5 इंटू 4, 38.5 इंटू 4। इसे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 154। कितना आएगा? 154। सिंपल है ना? ये आ गया सभी सर्कल का एरिया। अब अभी हम स्क्वायर से सर्कल को रिमूव कर दो तो कितना एरिया बचेगा? जो शेडेड एरिया है वो बचेगा। तो हमारे पास आ जाएगा 196 माइनस 154, 196 माइनस 154। ये आप सोल्व करोगे तो हमारे पास जो एरिया आएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आएगा। ये कौन सा एरिया है? ये हमारे पास यहाँ पर शेडेड एरिया आ चुका है, यानी कि इसका आंसर है ए, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? द एरिया ऑफ रोम्बस इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वन ऑफ द डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर, फाइंड द अनदर डायगोनल। अभी मैंने जितना अभी तक ये एक जो मेरे पास क्वेश्चन सेट आया है, जब जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, आपको वेरियस ज्योमेट्री के बारे में पता होना चाहिए। ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रायंगल क्या होता है, उनका एरिया क्या होता है, सभी के पेरीमीटर क्या होते हैं, ओके, पेंटागनल क्या होता है, इनकी सभी ज्योमेट्री के बारे में पता होना चाहिए, जितना मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है। यहाँ पर देखिए, रोम्बस क्या होता है? एक हमारे पास होता है स्क्वायर। बेसिक से मैं आपको बताना चाहूँगा, स्क्वायर की सभी साइड बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं साइड्स। इसी तरह से हमारे पास जो रोम्बस होता है उसकी भी सभी साइड्स इक्वल होती हैं, मगर स्क्वायर में क्या होता है? इन सभी साइड के बीच में जो एंगल है ये 90 डिग्री होता है, मगर रोम्बस में क्या होता है? ये जरूरी नहीं है कि इनके बीच में एंगल 90 डिग्री हो। साइड्स इक्वल होंगी मगर जरूरी नहीं है कि इनके बीच में एंगल 90 डिग्री हो। जे वाला एंगल इक्वल होता है,
जे वाला एंगल इक्वल होता है, जे होता है रोम्बस। ओके, अभी देखो इसमें क्या होता है, साइड सभी इक्वल हैं। क्या हमें दिया हुआ है, एक डायगोनल, जे वाला डायगोनल दिया हुआ है और आपको दूसरा डायगोनल पूछ रहे हैं। जो रोम्बस का जो एरिया निकालने के ना 2-3 मेथड होते हैं। एक तो सिंपल होता है L/B, इससे निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड होता है एरिया का, इसका फॉर्मूला होता है दूसरा इसका, एरिया इज इक्वल टू दी डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2/2। सिंपल। एरिया कितना हमें दिया हुआ है 240, डायगोनल 1 हमें कितना दिया हुआ है 16। 240 इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास आएगा 480, डिवाइड बाई 16 करो तो हमारे पास आ जाएगा 30, यानी कि D2 हमारे पास आ चुका है 30। दूसरे डायगोनल की हमारे पास जो लेंथ है वो आ चुकी है, कितनी आ चुकी है 30। यानी कि आपको जो रोम्बस है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, इसके रिलेटेड भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आपको ये तो क्वेश्चन आ ही गया 30 सेंटीमीटर। ओके, ये फॉर्मूला था वो आपको याद होना चाहिए। रोम्बस का जो एरिया निकालने के 2-3 मेथड है, अगर आप चाहो तो मैं सभी ज्योमेट्री के ऊपर बेसिक के ऊपर वीडियो बना दूंगा तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले आप रीड कर लो, ये भी ज्योमेट्री के रिलेटेड है, आपको ज्योमेट्री पता होना चाहिए। द लेंथ ऑफ अ फेंस ऑफ अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ABCD इज 120 मीटर। BC दिया हुआ है 48 मीटर, CD हमें 17 मीटर दिया हुआ है, AD हमें 40 मीटर दिया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड। एरिया फाइंड करना है सिंपली, हमने ट्रेपेजॉइडल का एरिया बोला है, सरफेस एरिया नहीं। ओके, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। दिस साइड AB इज परपेंडिकुलर टू दी पैरेलल साइड्स AD एंड BC। जो AD एंड BC साइड्स हैं वो पैरेलल हैं। सबसे पहले आपको ट्रेपेजियम के बारे में पता होना चाहिए, जो मैंने आपको पहले ही बोला, आपको ज्योमेट्री, सभी ज्योमेट्री के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप इन प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। ट्रेपेजियम की शेप कैसी होती है, एक लाइन की लेंथ ज़्यादा होती है, दूसरी की लेंथ कम होती है, इन दोनों को ज्वाइन करती हुई एक परपेंडिकुलर लाइन, और ये लाइन। उन्होंने क्या बोला है, प्रॉब्लम को देखते सार आप ये डायग्राम बना लेंगे अगर आपको ट्रेपेजॉइड दिया हुआ है। उसके बाद इन्होंने बोला है AD एंड BC आर पैरेलल्स। AD एंड BC आर पैरेलल्स, इन्होंने ये बोला है। यहाँ पर हम कर देते हैं ABCD। यहाँ पर हमारे पास AD एंड BC आर पैरेलल, हमें मेरे पास AD पास लेंथ हमें दी हुई है कुछ, मैं बहुत ही स्लो जा रहा हूँ क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। AD की हमारे पास 40 मीटर है और BC की हमारे पास 48 मीटर है। इसकी है 40 मीटर, इसकी है 48 मीटर, होनी भी चाहिए क्योंकि इसकी जो लंबाई ज़्यादा है। उसके बाद हमें CD दिया हुआ है 17 मीटर, और उसके बाद जहाँ पर एक वर्ड है फेंस ऑफ अ ट्रेपेजियम। इसका मतलब क्या है, टोटल लेंथ हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है 120 मीटर। टोटल लेंथ हमें दी हुई है 120 मीटर। देखते जाना, बहुत ही आसान सी प्रॉब्लम है। टोटल लेंथ का मतलब क्या है, लेंथ ऑफ AB प्लस लेंथ ऑफ AD प्लस लेंथ ऑफ AB AD प्लस लेंथ ऑफ DC प्लस लेंथ ऑफ BC इज इक्वल टू दी, कितनी दी हुई थी 120 मीटर दी हुई। ओके, लेंथ ऑफ BC आपको पता है 480, लेंथ ऑफ DC आपको पता है जहाँ पे CD 17, लेंथ ऑफ AD आपको पता है 40। 120 से आप 40 को माइनस करो, हमारे पास 80 आ जाएगा। 17 को माइनस करो 63, माइनस 48 करते हैं तो हमारे पास 15 आ जाएगा। यानी कि AB की लेंथ यहाँ से हमारे पास आ जाएगी, लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू दी 15। AB की लेंथ हमने क्यों फाइंड की, उन्होंने बोला एरिया। अभी समझना यहाँ पर एक मैं आपको इसका एरिया कैसे निकालते हैं ट्रेपेजॉइड का, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखते जाना, बस देखते जाना। अगर हमारे पास रेक्टेंगल हो, अगर हमारे पास, देखते जाना, आपको सदा के लिए ये चीज़ याद रह जाएगी। इसकी लेंथ है L/B, हम इसका एरिया कैसे निकालते हैं L/B। अभी हमारे पास ट्रेपेजॉइड है, उसका ऐसा कुछ है शेप। अभी इसका जो B तो फिक्स है ना, B फिक्स है। अभी हम B/L करेंगे। अभी देखना प्रॉब्लम क्या आ रही है,
इसमें एक लेंथ ये वाली L1 है, दूसरी लेंथ इसमें L2 है। अभी कौन सी लेंथ लें? ना तो हम L1 यूज़ करेंगे, ना तो हम L2 यूज़ करेंगे, दोनों का एवरेज यूज़ करेंगे, L1 + L2/2। बस यही होता है एरिया ऑफ द ट्रेपेजॉइड। इतना याद रखो बस। मैंने आपको याद करने का वे बता दिया है कैसे आपने याद रखना है। एरिया हम यहाँ पर लिख लेते हैं, बहुत सिंपल है। अभी एरिया इज इक्वल टू द गैप जो फिक्स है AB, ये गैप तो फिक्स है ना, कितना आया 15 इंटू, अभी लेंथ 1 यूज़ करें या सेकंड यूज़ करें, कोई भी नहीं यूज़ करनी, दोनों को यूज़ करना है। 40 + 48/2, इसे 40 + 48/2 करोगे तो हमारे पास आएगा 44, इंटू 15 करोगे तो हमारे पास आएगा 660। एरिया हमारे पास आ जाएगा 660 मीटर स्क्वायर। आज के बाद आप ट्रेपेजॉइड का एरिया कभी नहीं भूलोगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 660 मीटर स्क्वायर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको एक बार मैंने आपको ज्योमेट्री के ऊपर वीडियो बना दी ना, तो आप कोई भी प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ दी प्रॉब्लम आप सोल्व कर सकते हैं। अभी देखो ये बच्चों वाला क्वेश्चन फिर से पूछा गया है, बच्चों वाला ही क्वेश्चन है। द एरिया इन स्क्वायर फीट बताओ ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल हमें दी हुई है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन यार। हुज साइड्स हैव इक्वल लेंथ्स इक्वल टू 10, 6 एंड 8। अभी आप बताओ, दिमाग लगाकर आप थोड़ा सा बताना, सबसे लेंथ ज़्यादा हमें किसकी दी हुई है? 10। सबसे ज़्यादा हमें 10 दी हुई है। सबसे ज़्यादा लेंथ किसकी होगी? इसकी डायगोनल की। सिंपल है ना, डायगोनल की लेंथ ज़्यादा होगी। 10 क्यों ज़्यादा होगी? पाइथागोरस आपको थ्योरम आती होगी। ये है A, ये है B, ये है C इक्वल टू होगा हमारे पास A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, यानी कि C है A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, यानी कि C की लेंथ ज़्यादा होगी। और रिमेनिंग, इसे आप 6 मान लो, इसे आप 8 मान लो, जहाँ इसे 6 मान लो, इसे 8 मान लो, कोई बात नहीं। एरिया क्या होता है? हाफ बेस एरिया इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इसमें क्या है? 8, हाइट कितनी है? 6, निकाल लो। यहाँ पर हमारे पास 3 आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 24। इसे सोल्व करो, हमारे पास आ जाएगा 24। कितना सिंपल क्वेश्चन है। फीट, ये मीटर में नहीं है, फीट में दिया हुआ है आंसर। ट्रायंगल का एरिया पता है ना, ये होता है बेस, ये होती है हाइट, इसका एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। इसका भी लॉजिक है, हर एक बात होती है ना उसका लॉजिक होता है। ये देखो, रेक्टेंगल है, उसका एरिया होता है B/H। अभी जे क्या है? ये है ट्रायंगल, यानी कि इसका हाफ। अभी हम इस हाफ का एरिया निकालना है, B/H तो करेंगे, मगर यहाँ पर हाफ कर देंगे, क्योंकि हाफ ही एरिया है ना। अगर टोटल होता तो होता है सिंपल B/H, अभी हाफ है तो हमारे पास B/H/2। सिंपल है, ज़्यादा क्या रटने की जरूरत ही नहीं है कुछ। अभी ये अच्छा क्वेश्चन है। ये देखो कि उन्होंने बोला आ कोन ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट है, बेस डायमीटर में दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और उन्होंने बोला है रेक्टेंगुलर वुड है ना, वुड का पीस है, उसमें से हमने जिस कोण को बनाया है, उसमें से इसे काटा है रेक्टेंगुलर कोण को। ओके, ये हमारे पास दी हुई है रेक्टेंगुलर वुड का पीस है। अभी आपको यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आ सकती है। ये 10 सेंटीमीटर क्या है? 5 सेंटीमीटर। जो पहली होती है वो लेंथ होती है, दूसरी होती है विड्थ होती है, सी लेंथ विड्थ एंड हाइट, तीसरी होगी हाइट, यानी कि 10। ये स्टैंडर्ड रूल है 5, 2। उन्होंने बोला है फाइंड द परसेंटेज ऑफ वुड वेस्टेड। अभी आप वुड से कुछ पीस को निकाल लोगे और उस निकाले हुए पीस को आप यूज़ करेंगे तो रिमेनिंग वुड तो वेस्ट होगी ना। तो सबसे पहले आपको जब पता होना चाहिए कितना अपने वॉल्यूम इस वुड से निकाल लिया और कितना वुड का वॉल्यूम बचा। सबसे पहले आपको एरिया ऑफ द वुड पता होना चाहिए, वो तो आप सिंपल निकाल लोगे। 10 × 5 × 2, 10 × 5 50, यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो सिंपल था। अभी क्या किया हमने, इसमें से एक कोण को निकाला। आप देखो ये हमारे पास है कोण, इसे हमने इस वुड से निकाल लिया। फील करो क्वेश्चन को। इस कोण का अभी हमें डिमेंशन दी हुई है, देखते जाना बस, आप मास्टर बन जाओगे इन प्रॉब्लम में। इसका डाया दिया हुआ है हमें 6 सेंटीमीटर
और इसकी जो वर्टिकल हाइट है ये हमें कितनी दी हुई है 7 सेंटीमीटर। आपको कोण का वॉल्यूम पता है, मैंने क्या बोला था आपको सभी ज्योमेट्री के बारे में डिटेल पता होनी चाहिए। डिटेल पता होने के लिए मैं आपके लिए वीडियो बना सकता हूँ अगर आप बोलोगे तो। कोण का एरिया होता है हाफ बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया यानी कि इस सर्कल का एरिया, हाफ नहीं 1/3 इस सर्कल का एरिया होगा हमारे पास। जिस सर्कल का एरिया तो आपको पता है पाई बाय फोर इंटू डी स्क्वायर। जे क्या कौन सा एरिया हमारे पास आ गया, यहाँ पर लिख देता हूँ कन्फ्यूज़न ना हो। बेस एरिया एक 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। हाइट कितनी है 7 सेंटीमीटर। यहाँ से देखो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, आप इसे सोल्व करो। इंटू 6 22 इंटू सिक्स करेंगे, डिवाइड बाय 4 करेंगे, डिवाइड बाय 3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 66। इसे जब आप सोल्व करोगे ना तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 66 किसमें डिमेंशन है सेंटीमीटर के। यानी कि जो कोण हमने वुड से निकाला उसका उसका जो वॉल्यूम है, सॉरी ये एरिया का फॉर्मूला नहीं है, सॉरी फिर से मैं आपको बता दूं। ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया 1/3 बेस एरिया को जब हम लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं वॉल्यूम बन जाता है। ओके, तो हमारे पास क्यों वॉल्यूम बन जाता है समझो। ये हमारे पास था बेस एरिया AP, 1/3 से इसे मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो था एरिया। अभी हमने इसे 7 से मल्टीप्लाई कर दिया यानी कि लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास वॉल्यूम आ गया सेंटीमीटर क्यूब। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर मैं फिर से लिख देता हूँ, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहनी चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर देखें हमारे पास जो एरिया वुड का आया था वो आया था, सॉरी एरिया नहीं, फिर से मैं एरिया लिख रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर जो प्रॉब्लम है वो एरिया में आ रही हैं। पीछे पेज पर भी मैंने एरिया लिख दिया, ये भी वॉल्यूम है। ओके, वॉल्यूम ऑफ द वुड जो हमारे पास आया था, यूनिट क्या लिखी है मैंने, यहाँ पर भी यूनिट गलत लिखी है, सेंटीमीटर क्यूब आए थे। 100 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ गया वुड का। फील करो क्वेश्चन को। वॉल्यूम ऑफ कोण हमारे पास आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूब, जो हमने कोण से जो हमने वुड से इतना वॉल्यूम निकाल लिया। अगर हमने वुड से 66 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम निकाल लिया तो वुड का वॉल्यूम कितना बचा, वॉल्यूम ऑफ द वुड 100 माइनस 66 यानी कि 44%। 44 यानी कि हमारे पास 44 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास वॉल्यूम वुड का बचा कोण निकालने के बाद। जितना वॉल्यूम बचा उतना ही तो हमने, जितना हमने वॉल्यूम बच गया उतना वेस्ट है। कितना परसेंटेज वेस्ट कितना हुआ, कितना हमने वेस्ट किया, कितना हमारे पास बच गया वुड का वॉल्यूम, कितना हमारे पास इनिशियल था। समझो प्रॉब्लम को समझो। इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास था 100 सेंटीमीटर क्यूब, कितना वेस्ट हो गया 44 सेंटीमीटर क्यूब, तो हमारे पास 0.44 आ गया। इंटू 100 कर दो तो हमारे पास 44% जो वुड का वॉल्यूम है, वुड है वो वेस्ट हो चुकी है। यहाँ पर देखो, एक मिनट रुको, कितना बी आंसर आ गया 44%। देख लो फिर से 44%। फिर से मैं आपको बता दूँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम कंसेप्चुअल थी। वुड का वॉल्यूम निकाल लिया, कोण का वॉल्यूम यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, कोण का वॉल्यूम यहाँ पर पता होना चाहिए। मैं स्लाइड ऐड करके यहाँ पर ऐड कर दूँ। ये हमारे पास कोण होती है ना, इसका बेस एरिया तो हमें पता ही है, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई/4 डी स्क्वायर। तो इसका वो वॉल्यूम हो जाएगा ना 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। ये वर्टिकल हाइट लेनी है h, ये होता है कोण का वॉल्यूम। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, वुड के वॉल्यूम से कोण के वॉल्यूम को माइनस कर लिया। कोण हमने निकाल ली, कितना वुड का वॉल्यूम बचा उतना ही वेस्ट हुआ, परसेंटेज में हमने बता दिया। तो हमारे पास आंसर आ गया है, हमारे पास जो आंसर आ जाएगा B, 44% वॉल्यूम वेस्ट हो गया। यहाँ पर देखो, चलो इसमें तो उन्होंने यहाँ पर वो ये भी बोल सकते थे 66 ऑप्शन में, अगर आप 66 वो डाल देते ना तो यहाँ पर काफ़ी बच्चे इसे क्लिक कर देते। अगर वो ऑप्शन में 66 डाल देते, काफ़ी 66 ही क्लिक कर देते ये निकालने के बाद। ओके, उन्होंने वेस्ट पूछा है, कौन तो हम यूज़ कर रहे हैं, वुड का वॉल्यूम कितना वेस्ट हुआ। ओके,
उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक यार प्रॉब्लम है, मैं क्या ही बोलूँ इस प्रॉब्लम को। इन अ ट्रायंगल वन एंगल इज ट्वाइस द अदर एंड थर्ड इज द सम ऑफ द थर्ड एंड द एंगल आर। आपको ये बात पता है, एक ट्रायंगल है, उनके बीच में जो सभी साइड्स हैं उन सभी साइड्स का एंगल का सम ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अगर आप तीन साइड्स को आपस में जोड़ते हैं उसे आप बोलते हैं ट्रायंगल। अगर आप तीन साइड्स को आपस में जोड़ते हैं तो उनके इंटरनल एंगल का सम, सभी एंगल का सम 180 डिग्री होगा। याद रखो, ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकते हैं। अभी देखो ट्रायंगल है, ये सब भूल जाओ, ट्वाइस क्या थर्ड, ये सब भूल जाओ। यहाँ पर देखो 180 किस में बन रहा है, तीनों एंगल को जोड़ो। 90 प्लस 60 कितना आ रहा है, 150 प्लस 30 180। ओके 180 आ रहा है। यहाँ पर देखो 60 इंटू 40 100 इंटू 20, यहाँ पर आ रहा है 120। यहाँ पर देखो 200 240। ऐसी कौन सी ट्रायंगल है जिसका इंटरनल एंगल का सम, जो सभी एंगल का सम 40 240 होता है, 120 होता है? किसी का भी नहीं, ये रॉन्ग है। कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है ना, आप देखते सारे ही फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक कर दोगे। कंसेप्ट क्या है, ये वाला ही, सभी जो इंटरनल एंगल है उनका सम है 180 डिग्री होगा सभी। जहाँ पर एक और बात देख लो, इसका मतलब ये नहीं है कि इसका एंगल 60 होगा, इसका एंगल 60, इसका एंगल 60, 60 प्लस 60 प्लस 60 180 हो जाएगा। अगर सिमेट्रिक है तो ऐसा होगा 60 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 60 180। अगर सिमेट्रिक नहीं है तो ये कुछ भी हो सकता है, मगर तीनों का जो सम है वो 180 डिग्री रहेगा। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है ना, मैं बोल नहीं सकता, इतनी अच्छी प्रॉब्लम है जहाँ पर आपका जो लॉजिकल पार्ट है ना वो चेक किया जाएगा, कितना आप लॉजिकल सोचते हैं। अ वेसल फुल ऑफ वाटर, वेट उसका है 16.5 kg। व्हेन द वेसल इज 1/4 फुल, इट्स वेट 5.2 kg। द वेट ऑफ एम्प्टी वेसल, जो हम मान लेते हैं कोई ग्लास है हमारे पास। देखो इस प्रॉब्लम को फील करना आपको, देखे कैसे समझाएगी, देखते जाना बस। एक मान लीजिए हमारे पास क्या है, ग्लास है। अभी उन्होंने हमें बताया है, देखते जाना, मैं थोड़ा स्लो चलूँगा। ये जो ग्लास है पूरे तरह से वाटर से फिल है। तो इस ग्लास एंड लेट अस अज्यूम दैट इसकी लेंथ L है। लेट अस अज्यूम दैट जब आप ग्लास में पानी भरते हो, क्या ग्लास का वेट चेंज होता है? नहीं, ग्लास का नहीं चेंज होता। जो वाटर की वजह से ना टोटल वेट चेंज होता है, ग्लास का वेट तो सेम ही रहता है। यानी कि ये जो एरिया है ना, ये तो फिक्स है, एरिया को हम कंसिडर नहीं करते। क्यों कंसिडर नहीं करते? जब आप ग्लास में वाटर डालते हो क्या ग्लास बढ़ जाता है या फिर स्मॉल हो जाता है? कुछ नहीं होता, मगर जो वाटर लेवल है ना ग्लास में वो राइज होता है। हमें इनिशियली क्या दिया हुआ है, वेट ऑफ दी एल लेंथ। मैंने एरिया क्यों नहीं लिया? क्योंकि एरिया तो फिक्स है, हमें उसको लेने की कंसिडर नहीं है। यानी कि जब वाटर एल लेंथ तक फिल होगा तो उसका वेट होगा कुछ हम मान लेते हैं वेट ऑफ एल लेंथ, प्लस वेट ऑफ वेसल होगा वी इज इक्वल टू, हमें दिया हुआ है। यहाँ पर दो इक्वेशन बनेगी, याद रखना। 16.5 जब हमें दो बातें दी हुई होंगी, याद रखो स्टैंडर्ड रूल है, दो बातें दी हों, ये किसी बुक में आपको ऐसा कुछ मिलेगा नहीं। जरा आपको दो बातें बोल दी उन्होंने, उस समय आप याद रखना दो इक्वेशन बनेगी। उसके बाद सेकंड पिक्चर आप ड्रा करो। सेम ग्लास है हमारे पास, कोई कंटेनर मान लो, ग्लास मान लो। एरिया तो क्या, अभी ग्लास से अभी सोचो आप, अभी ग्लास को हमने 1/4 फिल कर दिया, यानी कि ये जो लेंथ है हमारे पास L/4 है। क्या एरिया चेंज हुआ? जी क्यों चेंज होगा, एरिया तो फिक्स रहेगा। क्या 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 इस कंटेनर का वेट चेंज होगा? क्यों चेंज होगा? जितना ग्लास का वेट है ग्लास का रहेगा ही। अभी हमने वाटर को रिमूव कर दिया थोड़ा सा। वेट ऑफ द L/4, ओके, वेट ऑफ द L/4, यहाँ पर देखो वेट ऑफ द L/4, लेंथ दी प्लस वेसल। वेसल यहाँ पर दोनों में वी यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वेसल का वेट सेम है। उस समय वेट हमें कितना दिया हुआ है, 5.25। यहाँ पर हम आगे फर्दर सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखना, एक मैं यहाँ पर चीज़ करने जा रहा हूँ। और
अभी यहाँ पर जो मैंने वी लिखा है ये सेम चीज़ें लिखूँगा, कोई मैं चेंज नहीं करूँगा। ये वी का मतलब है वेट ऑफ दी क्लास, वी का मतलब वेट ऑफ दी क्लास। अभी एल का मतलब सिंपली मैं एल लिखने जा रहा हूँ। सिंपली एल का मतलब क्या है, वेट ऑफ दी एल लेंथ। सेकंड इक्वेशन में एल का क्या मतलब है, वेट ऑफ दी एल बाई 4 लेंथ। समझ आ गया? दो इक्वेशन समझ आ गई है तो होगी तो ही आपको फर्दर समझ आएगा। सिंपली मैंने क्या लिखा, वेट ऑफ दी एल लेंथ प्लस वेट ऑफ दी वैसल हमें दिया हुआ है 16.5। उन्होंने बोला कि हमने थोड़ा सा वाटर रिमूव कर दिया तो कंटेनर में वाटर बचा एल बाई 4, उसका वेट प्लस वैसल का वेट तो कांस्टेंट रहेगा इज इक्वल टू 5.25। हमारे पास टू इक्वेशन बन गई है। इसे मैं नेक्स्ट पेज पर लिखता हूँ, एल प्लस वी इज इक्वल टू दी 16.5। बहुत ही सिंपल है ऐसी प्रॉब्लम यार, बच्चों वाली प्रॉब्लम है। एल बाई 4 जे एल बाई 4 वी सब वेट की फॉर्म में मैंने लिखा है। ओके, यहाँ पर देखो आप दो क्वेश्चन है, क्या एल एंड वी को फाइंड कर सकते हैं? कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपली यहाँ पर है प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस। वी प्लस का यहाँ पर वी माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। एल माइनस एल बाई 4 इज इक्वल टू 16.5 माइनस 5.25। यहाँ पर है L1, जहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0.75L। ये हमारे पास आ जाएगा 16.5 माइनस 5.25। यहाँ पर है 5.25। ये हम आप सोल्व करोगे तो हमारे पास आएगा 11.25। यहाँ से एल निकाल लो, वेट ऑफ दी एल लेंथ निकाल लो। क्या निकाल लो? वेट ऑफ दी एल लेंथ निकाल लो। वेट ऑफ दी एल लेंथ आपके पास आ जाएगा, एल लेंथ का वेट हमारे पास आ जाएगा 15 kg। यानी कि एल लेंथ का हमारे पास जो वेट आ गया है वो आ गया 15 kg। यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ वेट ऑफ एल लेंथ, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहनी चाहिए। वेट अगर कोई भी कन्फ्यूज़न रहती है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एल लेंथ, वेट ऑफ एल लेंथ आ गया। अभी इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट में पुट करो चाहे सेकंड में पुट करो, कोई बात इतनी है, किसी में भी आप पुट करो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखो स्लाइड ऐड करते हैं। एल प्लस वी हमारे पास था 16.5। एल वेट ऑफ एल लेंथ हमने फाइंड कर लिया है 15। क्या वी निकाल सकते हैं? 16.5 कितना सिंपल है यार। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1.5 kg वेट ऑफ द वेसल। जो ग्लास था हमारे पास उसका वेट आ गया, वेट ऑफ द वेसल। ऐसी और प्रॉब्लम चाहिए तो मैं आपके लिए क्रिएट कर सकता हूँ, खुद से बना सकता हूँ, आप बस कमेंट में बोल देना वेट ऑफ द वेसल। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन में ये है 1.5। यहाँ पर देखिए बी 1.5 द वेट ऑफ द एम्प्टी वेसल। ओके, वेट ऑफ द वेसल या फिर वेट ऑफ द एम्प्टी वेसल। मैंने आपको लॉजिक बता दिया। उन्होंने बोला वेट ऑफ द एम्प्टी वेसल, क्या अगर वेट जो वेसल है फुल फिल होगा या फिर एम्प्टी होगा, तो उसका क्या मतलब है? एम्प्टी का मतलब क्या है पहले आप सोचो। यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं, मुझे पता है आप यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं। वेट ऑफ द एम्प्टी वेसल, एम्प्टी वेसल का मतलब है कि सिंपली वेट ऑफ द वेसल, वेट ऑफ द ग्लास, वाटर का नहीं है। जब कोई ग्लास एम्प्टी रहेगा उसमें कुछ नहीं हमने फिल किया तो क्या उसका मतलब है? वेट ऑफ द वेसल। सिंपल सी बात है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। रेक्टेंगल दी हुई है, उसका हमें एरिया दिया हुआ है उन्होंने 120 मीटर स्क्वायर एंड पेरीमीटर दिया हुआ है 46। इसे सोल्व करते हैं। लेंथ ऑफ द डायगोनल पूछा है, इसे हम नेक्स्ट पेज पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं आपके साथ ही सोल्व कर रहा हूँ। देखिए इसका हमें एरिया दिया हुआ है, कितना दिया था यार, 120 लिखते जाते हैं। एरिया दिया हुआ है 120, पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी यहाँ पर देखिए पेरीमीटर हमें दिया हुआ है 46। दो इक्वेशन यहाँ से बनेगी, फिर से दो इक्वेशन बनेगी हमारे पास। क्यों? क्योंकि हमें दो बातें बोली गई हैं, दो गिवन चीज़ें दी हुई हैं। एरिया क्या होता है? सिंपली एल इंटू बी। पेरीमीटर क्या होगा? पहला मैं आपको एरिया यहाँ पर लिख के बताऊँ, एल इंटू बी। पेरीमीटर क्या होता है? एल प्लस एल, ये वाली लेंथ एल प्लस एल
सभी साइड को जोड़ते जाओ, प्लस बी, ये हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा 2L प्लस 2B। ओके, यहाँ पर देखें फर्स्ट क्वेश्चन में हमें एरिया दिया हुआ है 120 L इंटू बी, ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आ गई है। यहाँ पर देखिए ये हमारे पास पेरीमीटर हमें दिया हुआ है 46 इज इक्वल टू 2L प्लस 2B, ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आ चुकी है। 2 क्वेश्चन है, 2 अननोन है, इसे हम सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर सोल्व करते हैं। यहाँ पर 2 क्वेश्चन हमारे पास हैं, इन्हें हम पुट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से हमारे पास देखो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फर्स्ट क्वेश्चन से 120/L, इसे हम सेकंड क्वेश्चन में पुट करेंगे, प्लस 2b की वैल्यू कितनी है इंटू 120/L। इसे आप सोल्व करो, यहाँ से L की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, a की हमारे पास अननोन है, L की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखना कि आपका जो L फाइंड करने के लिए ना एग्जामिनर ने आपका एक और कंसेप्ट चेक करने की कोशिश किया कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पता है। यहाँ पर देखो क्या करो, थ्रू आउट द इक्वेशन को L से मल्टीप्लाई कर दो, 46 इंटू L, 2L² हो जाएगा, जहाँ से L से मल्टीप्लाई किया तो L कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पर बचा 240। यहाँ पर करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है ना, थ्रू आउट द इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो, 23L प्लस ये हमारे पास 120 आ जाएगा। तो इसे हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख देते हैं, 120 माइनस 23L को मैं इधर ले आया, प्लस 120 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लिख देता हूँ, नेक्स्ट पेज पर कंफ्यूज हो सकते हैं। L² माइनस 23L माइनस 23L प्लस 120 इज इक्वल टू 0। ऐसी इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है ना, ये होती है इसमें A, इस जे उसमें होती है B, जे होती है इसमें C। इसमें जो L की वैल्यू 2 आएंगी, B² माइनस रूट सॉरी यहाँ पर दोबारा लिख दूँ, यहाँ पर इसका होता है सोल्यूशन -B प्लस माइनस रूट B² माइनस 4AC/2A। जाने कि यहाँ से आपको एक बात याद रखनी है, यहाँ से आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये आपको पता होनी चाहिए। अगर मान लीजिए ऐसी कोई आपके सामने इक्वेशन बन रही है, जैसे इसमें a क्या है, a इज इक्वल टू 1, b क्या है, b इज इक्वल टू -23, c हमारे पास है 120। ये सभी वैल्यू आप इसमें पुट करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करो, तो आपके पास L की 2 वैल्यू आएंगी। जब मैंने सोल्व किया तो 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन 15 एंड 8 मिली, यानी कि 2 हमारे पास L की वैल्यू 2 आ चुकी हैं, एक 15 एंड 8। कोई भी वैल्यू आप 15 या फिर 8 इसमें पुट कर दो, क्योंकि आपको B चाहिए ना, भी L तो मिल गया, मैंने 15 पुट कर दिया। जब आप 15 पुट करोगे तो आपके पास आएगा 8। जब आप 15 पुट करोगे 120/15, इसे जब आप डिवाइड कर दोगे तो तब आपके पास V की वैल्यू आएगी 8। इतना समझा गया। इसमें L क्या था, ये लेंथ, B थी विड्थ। ओके, L और B की वैल्यू आ चुकी है, नेक्स्ट पेज पर मैं आपको बता दूँ। इसे मैं एक बार पहले रिवाइज कर दूँ प्रॉब्लम को। सबसे पहले उन्होंने है ना हमें रेक्टेंगल दी थी, उसका एरिया दिया था 120 और पेरीमीटर दिया था 46। तो हमने क्या किया, हमने एक शेप बना ली रेक्टेंगल की LB। ओके, लिख लिया। एरिया हमें पता है क्या होता है, L इंटू B। पेरीमीटर क्या होता है, सभी लेंथ को, ये सभी लेंथ है ना, L प्लस L, B प्लस B। पेरीमीटर का हमारे पास फॉर्मूला के 2 क्वेश्चन बन गई, 120 इज इक्वल टू L इंटू B, 46 इज इक्वल टू 2L प्लस 2B। 2 क्वेश्चन बन गई है। तो हमने क्या किया, पहली इक्वेशन से हमने B को उठाया, 120/L दूसरी इक्वेशन में पुट कर दिया। उसके बाद हमारे पास एक इक्वेशन ये बन गई थी, इसे हमने फर्दर सोल्व किया। सोल्व करने के बाद हमने देखा ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये पता होनी चाहिए। इसमें हमने सभी वैल्यू को पुट कर हमने 2 वैल्यू निकाली L की, 15
एंड 8। एल की हमने कोई भी वैल्यू उठाओ, यहाँ से 15 उठा लो चाहे 8 उठा लो। एल की वैल्यू 15 मैंने यहाँ पर पुट करने के बाद बी की वैल्यू 8 आ गई है, एल की वैल्यू 15 आ गई है, बी की वैल्यू 8 आ गई है एंड एल की वैल्यू हमारे पास 15 आ गई है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो वीडियो लेंथी जरूर हो सकती है मगर आपके कंसेप्ट जरूर क्लियर होंगे। 15 एंड 8 आ गई, ये हमारे पास एल थी, ये हमारे पास बी की वैल्यू थी। अभी हमसे उन्होंने क्या पूछा है, डायगोनल ये पूछा है हमसे, ये वाली लेंथ पूछी है, ये वाली लेंथ हमसे पूछी है। अभी पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं आप, दिस डायगोनल इज इक्वल टू दी, डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू दी 15 का स्क्वायर, इस लेंथ का स्क्वायर प्लस इस लेंथ का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से 8 का स्क्वायर। जहाँ से हम डी को सोल्व कर लेंगे, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास डी की वैल्यू 17 आ जाएगी। थोड़ी यहाँ पर कंसेप्चुअल प्रॉब्लम थी, कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए थी। और यहाँ पर और क्या स्ट्रेटजी हो सकती थी एल एंड बी को फाइंड करने की, अभी ध्यान से सुनना। एल एंड बी को फाइंड करने के लिए और क्या स्ट्रेटजी हो सकती थी, हमारे पास देखो ये इक्वेशन बन गई थी, यहाँ पर देखो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई थी 46 जो है पेरीमीटर इज इक्वल टू दी 2L प्लस 2B, यानी कि जहाँ से हमें 2 इक्वेशन चाहिए थी, जहाँ से हमें 2 इक्वेशन नहीं 2 वैल्यू चाहिए थी, L एंड B की वैल्यू चाहिए थी। यहाँ पर आप सब्सटीट्यूट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। L की यहाँ पर कुछ वैल्यू पुट कर देखो, B की कुछ वैल्यू पुट कर देखो, आपके पास अगर 46 आ रहा है तो वो L एंड B की वैल्यू को फर्दर आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं B की वैल्यू को 15 एज्यूम कर लेता हूँ, 15 इंटू 2 हमारे पास 30 आ जाएगा। एल की वैल्यू को 8 एज्यूम कर लेता हूँ तो कितना आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 16। एक मिनट रुको, मैंने यहाँ पर मेथड समझ आ रहा है ना आपको, मैंने क्या एज्यूम कर लिया, लेट अस अज्यूम दैट बी की वैल्यू हमारे पास है, लेट अस अज्यूम दैट बी की वैल्यू हमारे पास है, हमने मान लिया बी की वैल्यू को, हमने मान लिया बी की वैल्यू को हमने 15 मान लिया, बी की वैल्यू को 15 मान लिया, हमने मान लिया। इसे मैं यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर ही बता देता हूँ। एक और स्ट्रेटजी हो सकती थी, ये तो था लेंथी प्रोसीजर, अभी मैं आपको एक और प्रोसीजर बताता हूँ। यहाँ पर ये हमारे पास पेरीमीटर से इक्वेशन आ गई थी, यहाँ पर हम लेट अस अज्यूम दैट बी को हम अपनी तरफ से पुट करते हैं 15 को पुट किया तो हमारे पास बी ए और एल को हम पुट कर देते हैं 8, बी की वैल्यू को 15 पुट किया 30 आ गया, और एल को हमने पुट किया तो हमारे पास आ गया 16, तो हमारे पास जे कितना बन रहा था 46, यानी कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही थी तो हम एल एंड बी की जे वैल्यू यूज़ कर सकते थे। अभी ध्यान से सुनना जहाँ से ट्रिक बनती है, ध्यान से सुनना जहाँ से ट्रिक बनती है। अभी इतना लेंथी प्रोसीजर सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हमें देखते जाना बस। हमारे पास पेरीमीटर की क्या इक्वेशन बन रही थी, पेरीमीटर की 46 इज इक्वल टू 2L प्लस 2B। अभी आपको कोई और क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आपने क्या करना है, लेट अस अज्यूम दैट, आपने लेट कर लेना है, लेट B इज इक्वल टू दी, B इज इक्वल टू 20 मान लो, 46 इज इक्वल टू 2L, 20 इंटू 2 आ जाएगा 40, 46 माइनस 40 करो, इधर आ जाएगा ना 46 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2L, L हमारे पास आ जाएगा 3, एल की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। यहाँ से देखो बी की वैल्यू हमने पुट की थी 20 और एल की वैल्यू हमारे पास आ गई 3, 20 एंड 3। अभी हम इसे सोल्व करके देखते हैं क्या उतना ही आंसर आ रहा है। यहाँ से देखना, जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास डायगोनल की वैल्यू 20 पॉइंट कुछ आएगी। यानी कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, यानी कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं बी की वैल्यू कुछ भी एज्यूम कर बी की वैल्यू कुछ भी एज्यूम कर 20 15 एल की फाइंड कर डायगोनल फाइंड कर लूँ, वो आपका मेथड गलत है। इससे मैं आपको ये बताना चाह रहा था, मेथड सही क्या है वो मैंने यहाँ पर बताया। बी की वैल्यू कुछ पुट करो, एल की वैल्यू कुछ पुट करो, अगर ये वाली वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, अगर 46 आ रहा है इस साइड को सोल्व करने से, राइट हैंड साइड को सोल्व करने से 46 आ रहा है, वो बी एंड एल की वैल्यू ठीक होगी तो उसे आप पुट करोगे तो आंसर आपका सेम आएगा। ओके, नहीं तो स्टैंडर्ड मेथड आपको ये पता है,
दो क्वेश्चन हमें हैं, दोनों को सोल्व कर हमने फाइंड करना है। आपको मैंने ये भी बता दिया था अब गलती कहाँ पर कर सकते थे। उसके बाद अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। इतनी प्रॉब्लम्स आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। मैं बहुत ही स्लो चल रहा हूँ मगर आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, अ सॉलिड सिलेंडर हैज़ अ टोटल सरफेस एरिया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख रहा हूँ सर्फ ए सॉलिड सिलेंडर है, उसका सरफेस एरिया दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लिख लेते हैं। यहाँ पर देखी जाओ, ये हमारे पास टोटल सिलेंडर है हमारे पास। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया कौन होगा? देखो यहाँ पर आपके पास कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। एक तो सरफेस एरिया इस सर्कल का होगा, एक सरफेस एरिया इस सर्कल का होगा। सर्कल का सरफेस एरिया आपको निकालना आता है, वो क्या होगा? पाई बाय फोर सर्कल का डाया का स्केयर इंटू 2 करेंगे क्योंकि ये 2 सर्कल्स है, प्लस अभी और कौन सा सरफेस एरिया होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया। ये जो कर्व्ड है ना, कर्व सरफेस है, इसका भी सरफेस एरिया होगा। इसका सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं हम? पाई डी डी यही रहेगी, एल क्या है? लेंथ ऑफ दिस सिलेंडर। ये हमारे पास होता है टोटल सरफेस एरिया। ये उन्होंने हमें प्रॉब्लम में दिया हुआ है। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 231, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू दी 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू दी 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद देखो उन्होंने बोला है कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2/3 ऑफ दी टोटल सरफेस एरिया। यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई डी एल इज इक्वल टू दी 2/3 ऑफ दी टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया इतना है। ओके, एक इक्वेशन ये बन गई। यहाँ से आप पता क्या करो, पाई डी एल फाइंड करो। यहाँ से आप पाई की वैल्यू पुट कर दो 22/7। ओके, 22/7 यहाँ पर वैल्यू पुट करो और सोल्व करो। डिवाइड बाय 3 करेंगे हम, डिवाइड बाय हम पाई करेंगे तो हमारे पास जहाँ से डी इंटू एल की वैल्यू आ जाएगी, डी इंटू एल की वैल्यू आ जाएगी 49.01। यहाँ पर देखो ये भी पहले जैसी प्रॉब्लम है, इसमें भी दो केस बनेंगे। पहला केस हमारे पास देखो डी इंटू एल की वैल्यू आ चुकी है। अभी फर्स्ट इक्वेशन है जो टोटल सरफेस एरिया, उसे यूज़ करो। टोटल सरफेस एरिया में दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पर देखो टोटल सरफेस एरिया में दिया 231, वो होता है 2 टाइम्स पाई/4 डी स्क्वायर, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया क्या दिया 2/3 ऑफ द टोटल सरफेस एरिया। यहाँ से क्या आप डी की वैल्यू निकाल सकते हैं? यहाँ से क्या आप डी की वैल्यू निकाल सकते हैं? एक मिनट रुको, मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूँ। ये देखो पाई/4 डी स्क्वायर पाई डी एल। ओके, यहाँ से हम डी की वैल्यू निकालते हैं। आप भी निकालो, साथ साथ सोल्व करते जाना। यहाँ पर देखो 4 डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा डी स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर देखना, सोल्व करो आप भी। डी स्क्वायर हमारे पास जो आएगा, डी स्क्वायर हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 49 आ जाएगा। डी हमारे पास आ जाएगा, फिर रूट ले लेंगे 7 आ जाएगा। डी 7 आ गया तो पीछे देखो डी इंटू एल 49 है तो एल भी कितना आ जाएगा? जहाँ से एल सोल्व करो, फिर डी की वैल्यू 7 है, 49 को 7 से डिवाइड कर दो तो एल की वैल्यू भी हमारे पास 7 आ जाएगी। उन्होंने क्या बोला है? सरफेस एरिया फाइंड करो, सॉरी वॉल्यूम फाइंड करो। क्या बोला है? वॉल्यूम फाइंड करो। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम होगी। पाई/4 डी स्क्वायर इंटू एल, ये था एरिया, ये था लेंथ। एरिया इंटू लेंथ क्या होता है? वॉल्यूम। पाई/4 इंटू डायामीटर कितना है? 7 इंटू 7। पाई की वैल्यू पुट कर दो 22/7 और इसे सोल्व करो। इसे आप सोल्व करो तो आप देखना कि वॉल्यूम की वैल्यू सोल्व करोगे, पाई की वैल्यू पुट कर दो 22/7 तो वॉल्यूम की वैल्यू आएगी 269 पॉइंट समथिंग, कुछ समथिंग आएगी सेंटीमीटर क्यूब। देखो अभी देखना क्या ऑप्शन में है, एक मिनट रुको। हाँ देखो 269 पॉइंट समथिंग वैल्यू आ रही थी। ये देखो सेकंड ऑप्शन यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम थी। उसके
जो बाद वाली प्रॉब्लम है वो उससे भी ज़्यादा अच्छी है, देखते जाना बस आप। इसमें क्या है, द डायमीटर ऑफ अ गार्डन रोलर इज 1.4 मीटर एंड इज 2 मीटर लॉन्ग, हाउ मच एरिया विल कवर इन 5 रेवोल्यूशन। बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है, विजुलाइज करना पड़ेगा आपको। देखो मैं आपको विजुलाइज करने में हेल्प करूंगा आपकी। ये हमारे पास है रोलर, ओके, ये है रोलर। यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैं कुछ इनोवेटिव करता हूँ। ये हमारे पास है रोलर, ये इसका जो था सरफेस एरिया, ये है कर्व सरफेस एरिया, ओके, समझ आ रहा है आपको। ये अभी रोलर क्या करेगा, ये अभी रोलर क्या करेगा, रोलर की लेंथ पहले देख लो। रोलर की लेंथ कितनी है, L इज़ इक्वल टू कितनी दी हुई है, रोलर की लेंथ दी हुई है हमें 2 मीटर लॉन्ग है। जो रोलर है 2 मीटर लॉन्ग है। और देखो, और इसका डायमीटर कितना दिया हुआ, रोलर का डायमीटर दिया हुआ है हमें 1.4 मीटर। अभी इन्होंने बोला है कि अगर जो रोलर 5 टाइम रोटेट करेगा, 5 रेवोल्यूशन लेगा, तो कितना एरिया कवर करेगा। यानी कि हमें विड्थ तो पता ही है, विड्थ कितनी कवर करेगा ये रोलर, रोलर विड्थ कितनी कवर करेगा 2 मीटर। यानी कि हमें ये लेंथ देखना है, लेंथ कितनी कवर करेगा रोलर 5 रेवोल्यूशन में, समझ आ गया। 2 मीटर विड्थ तो इतनी ही कवर करनी है, क्योंकि इसकी विड्थ थोड़ी ना चेंज होगी, एल लेंथ थोड़ी ना चेंज होगी रोलर की। यानी कि हमें अगर ये एल पता चल जाए, एल इंटू हम 2 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। पता चल गया हमने क्या करना है। यानी कि हमें एल पता करने के लिए यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर बताता हूँ एल हम कैसे फाइंड करते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आगे भी आ सकते हैं। ये हमारे पास सर्कल है, सर्कल है यानी कि रोलर है, इसका जो डायामीटर है वो हमें दिया हुआ है 1.4 मीटर। सिंपल है। अभी मान लीजिए कोई रेवोल्यूशन नहीं ले रहा, अगर हम ये सर्कल मान लो, इसे सर्कल मान लो भी, इस सर्कल को अगर हम ओपन करते हैं, इसे देखो ध्यान से देखना भी, इस सर्कल को अगर हम ओपन करते हैं तो कितनी लेंथ हमें मिलती है स्ट्रेट लाइन में। अच्छा क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि हमारे पास डाया है, उसका उसका डाया है, अगर हम इस सर्कल को खोल देंगे तो हमारे पास एक लीनियर लेंथ कितनी आएगी, ये लेंथ कितनी आएगी, ओके, ये लेंथ कितनी आएगी, ये लेंथ की वैल्यू कितनी आएगी। बेसिक क्वेश्चन है। ये लेंथ की वैल्यू होगी पाई इंटू डी, वेयर डी इज द डायमीटर, यानी कि 1.4। पाई की वैल्यू 22 डिवाइड बाई 7 करो, इंटू 1.4 करो, तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली 4.4 मीटर आ जाएगा। यानी कि अगर हम एक सर्कल को खोल दें तो वो लीनियरली कितनी उसकी लेंथ होगी, वो होगी 4.4 मीटर। ऐसे समझो आपके पास कोई थ्रेड है, उसका आपने एक डायमीटर बनाया, सर्कल बनाया हुआ है जिसका डायमीटर है 1.4 मीटर। अगर आप उस थ्रेड को खोल देंगे तो उसकी लीनियर लेंथ कितनी आएगी, 1.4 डायमीटर अगर उसका है तो उसकी लीनियर लेंथ आएगी पाई इंटू डी, वेयर डी इज द डायमीटर ऑफ द थ्रेड, यानी कि हमारे पास आ जाएगी 4.4 मीटर। अभी ध्यान से सुनते जाना, अभी इसके साथ ही स्टोरी कनेक्ट होगी। ये है हमारे पास रोलर, बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। इसका डायामीटर देखो, ध्यान से सुनते जाना बस, डायामीटर इज इक्वल टू 1.4 मीटर। अभी उन्होंने बोला है कि इस जो रोलर है, ये जो रोलर है फर्दर 5 टाइम 5 टाइम जे अगर ये फर्दर मूव कर जाएगा, 5 टाइम फर्दर मूव कर जाएगा, क्या मतलब हुआ, एक बार यहाँ पर आएगा, इसी तरह से फिर से यहाँ पर आएगा, इसी तरह से 5 टाइम हो जाएगा। ये तो 3 टाइम हुआ, इसी तरह से 5 टाइम हो जाएगा। अगर 5 टाइम हो जाएगा यानी कि हमें 5 टाइम सर्कल की लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी। समझ गए बात मेरी। अगर 3 सर्कल है अगर हमारे पास, फिर से देखो उन्होंने बोला है 5 रेवोल्यूशन के बाद कितना एरिया कवर करेगा। एक सेम है इसका साइज सेम है, इतना बस क्या रखना। 2 रेवोल्यूशन, 3 रेवोल्यूशन, 4 रेवोल्यूशन। बहुत ही मैं आपको कंसेप्चुअल वे में बता रहा हूँ। इस समय ये कितनी लेंथ कवर करेगा, आपको जो मैंने कंसेप्ट बताया है वही लगाओ, कोई और चीज़ें रटो मत बस। एक सर्कल कितनी लेंथ कवर कर रहा था, जिसका डाया है, हर एक का सर्कल का डाया है या फिर रोलर का डाया है 1.4 मीटर। एक ही रोलर है जो इस पाथ को फॉलो करता है और 5 रेवोल्यूशन के बाद यहाँ पर रुक जाता है। एक सर्कल की कितनी लेंथ आती है, पाई इंटू डी। अभी इसने कितने रेवोल्यूशन लिए,
5। तो हमारे पास ये आ जाएगी 5 टाइम रेवोल्यूशन के बाद इस सर्कल ने कितनी लेंथ कवर की। डायामीटर पुट कर दो 1.4 इंटू हमारे पास पाई की वैल्यू आ जाएगी 22/7। 22/7 इंटू 5 कर दो, हमारे पास देखो लेंथ आ जाएगी 22 मान लो, अप्रोक्सीमेटली 22 मान लो। 22 आ गई। अभी क्वेश्चन में चलते हैं फिर से, ये आपको कंसेप्ट क्लियर करा दिया मैंने आपका। यहाँ पर देखो लेंथ कितनी कवर की 5 रेवोल्यूशन में इस रोलर ने, जिसका डाया है 1.4 मीटर 22। अभी क्या है, एरिया फाइंड कर सकते हैं। इस रोलर ने कितना सॉरी हाईलाइट करना था। इस रोलर ने कितना एरिया कवर किया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आगे पूछे जा सकते हैं। जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया, बस कंसेप्ट जो आपको अगर बेसिक पता है ना, अगर आप चाहोगे ना बेसिक ज्योमेट्री के ऊपर, बेसिक कंसेप्ट के ऊपर मैं और वीडियो बना सकता हूँ। आप बस थोड़े क्वेश्चन बता देना किसे किस साइट से डाउनलोड कर सकते हैं हम, और या फिर मुझे सेंड कर देना तो हम और सॉल्व कर सकते हैं। ये एरिया आप बता सकते हैं, बहुत सिंपल है। अभी एरिया क्या हो जाएगा, L इंटू बी 22 इंटू 2 यानी कि 44। किसमें यूनिट क्या थी, मीटर थी ना, मीटर स्क्वायर। सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन यार पूछे जा रहे हैं। कहाँ पर है हमारे पास, ये देखो डी आंसर 44 मीटर स्क्वायर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं फास्टली, अभी वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो चुकी है। 3 मेटल क्यूब्स है हमारे पास, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। दे आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल क्यूब, फाइंड इट्स एज। ओके ओके ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है भी पूछ लिया उन्होंने, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने। देखते हैं इसे भी सोल्व करते, बहुत ज़्यादा सिंपल है। प्रॉब्लम को देख कर डरना नहीं, बस सोल्व करते जाना। फर्स्ट क्यूब, अभी मैं फास्टली बनाऊंगा डायग्राम क्योंकि लेंथ वीडियो की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये है थर्ड क्यूब। तीनों की लेंथ देख लो एक बार क्या क्या है, तीनों की साइड देख लो क्या क्या है, क्या दी हुई है। 3 4 5 सेंटीमीटर, 3 4 5 सेंटीमीटर। एक मिनट, हाँ 3 4 5 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी लेंथ, विड्थ एंड हाइट 3 सेंटीमीटर है। इसी तरह इसकी भी 4, इसकी भी 5, यानी कि इसका वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27 मीटर क्यूब। इसका क्या आ जाएगा वॉल्यूम, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, यानी कि इसका आ जाएगा हमारे पास 64 वॉल्यूम। इसका हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू 5 25 इंटू 5 करेंगे हमारे पास 125 मीटर क्यूब वॉल्यूम आ जाएगा। अभी उन्होंने क्या बोला, अभी ध्यान से सुनना। अभी इन्होंने बोला कि हमने तीनों क्यूब को उठाया, तीनों क्यूब्स को उठाया, एक जो बड़ा बड़ा है कंटेनर मान लीजिए उसमें मेल्ट कर दिया, फिर हमारे पास एक कंबाइन क्यूब आ गया। हमारे पास एक कंबाइन क्यूब आ गया। इस क्यूब की साइड बताओ। लेट अस अज्यूम दैट इस क्यूब की ईच साइड है ए, ईच साइड है ए, यानी कि इस ये जो नया क्यूब है इसका वॉल्यूम क्या होगा, ए क्यूब। इसका वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, ध्यान से सुनना। इन तीनों को जब हमने मेल्ट कर कर इसमें जोड़ दिया, ध्यान से सुनना, इसमें इसको भी हमने इसमें ऐड कर दिया, इसको भी इसमें, इसको भी इसमें, यानी कि बड़े वाले का वॉल्यूम क्या होगा, तीनों छोटे वाले क्यूब्स का वॉल्यूम, तीनों छोटे क्यूब्स का वॉल्यूम क्या है 27 64, 27 64 एंड 125। यहाँ से आप इसे सोल्व करो, यहाँ से 27 प्लस 64 प्लस 125, ये हमारे पास आएगा 216। यहाँ से क्यूब रूट इसे सोल्व करोगे आप तो हमारे पास जो आंसर आएगा, मुझे लगता है इसका जो आंसर आएगा 14 के आसपास आएगा कुछ। इसका आंसर आएगा 14 पॉइंट समथिंग। एक मिनट रुकना, इसका हमने स्क्वायर रूट नहीं लेना, क्यूब रूट लेना है। 216, इसका 6 के आसपास आंसर आएगा, 6 के आसपास आंसर आएगा। 6 अगर सेंटीमीटर में है ना, हाँ सेंटीमीटर में, यहाँ पर भी सेंटीमीटर कर लो, सेंटीमीटर कर लो, ये भी सेंटीमीटर कर लो, गलत नहीं लिखना कुछ भी हमने। देखते हैं ऑप्शन में 6 है, एक मिनट, हाँ यस सी 6 सेंटीमीटर। उन्होंने हमसे
वॉल्यूम नहीं पूछा 216 मेन क्यूब का, बड़े बड़े क्यूब का वॉल्यूम था, उन्होंने उनकी साइड पूछी है। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम इसे हम यहाँ पर ही सॉल्व करते हैं। ये सबसे सिंपल प्रॉब्लम है, डायग्राम दे दी है आपको ये वाली। इसका बोल रहे हैं कि एरिया फाइंड करो। क्या, सबसे पहले आप इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लो। जे वाला हाफ सर्कल मिलकर क्या बनाएंगे, आप बता दो मुझे। दोनों हाफ सर्कल मिलकर क्या बनाएंगे, एक सर्कल। और एक हमारे पास है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की डिमेंशन कितनी है, रेक्टेंगल की जो डिमेंशन है यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा अभी, इसे मैं रेज कर देता हूँ। रेक्टेंगल की जो डिमेंशन है उसे ही हमने अभी फाइंड करना है। देखो पहले आप सर्कल का देख लो, सर्कल का जो डाया है वो कितना होगा, ये 7 दिया हुआ ना, रेक्टेंगल की विड्थ है उतना ही सर्कल का डाया होगा 7 सर्कल का डाया है, और सर्कल का आप एरिया फाइंड कर सकते हैं। ओके, अगर सर्कल का यहाँ पर देखना, ध्यान से देखना भी, इसे मैं थोड़ा सा, अगर सर्कल है यहाँ पर मैं बना ही दूँ, ये रेक्टेंगल है हमारे पास, ये सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस कितना होगा 7/2 यानी कि 3.5, यानी कि 3.5, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, ये होगा 3.5, ये भी होगा 3.5। अभी आप पता क्या करो, 20 से 3.5 माइनस 3.5 कर दो, 20 माइनस 3.5 माइनस 3.5, ये आ जाएगा 6, 7, 13, यानी कि रेक्टेंगल की साइड हमें पता चल गई है, 13। ये कितनी थी, ये 7 थी, 13 × 7 करो, हमारे पास क्या आ जाएगा 91। इसका एरिया हमारे पास आ चुका है 91। सर्कल का एरिया आप फाइंड कर सकते हैं, π/4 × d²। पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर दो, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास सर्कल का जो एरिया आएगा वो आएगा हमारे पास, एक मिनट रुकना, यहाँ पर ठीक है, सिंपल है। जो हमारे पास रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो हमारे पास आ गया 91। और एरिया ऑफ सर्कल जब आप इसे सोल्व करोगे तो हमारे पास खुश 38 वैल्यू आएगी। पाई की वैल्यू उतनी पुट करो, /4, 38 आएगी, 38 समथिंग कुछ आएगी। टोटल एरिया क्या हो जाएगा 91 + 38, 91 + 38। इसे सोल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा 129। इसका जो आंसर आएगा हमारे पास 129। यहाँ पर जो 120 आंसर नहीं दिया हुआ, मगर इसका जो करेक्ट आंसर है वो 129 पॉइंट समथिंग है। इसी तरह से आपने देखा, हमने वेरियस प्रॉब्लम कवर की। सबसे जो अच्छी प्रॉब्लम थी एक तो रेक्टेंगुलर लेंथ वाली थी, ये वाली। उसके बाद जो इसे आप दोबारा से सोल्व करने की, ये कोण वाली भी अच्छी प्रॉब्लम थी। उसके बाद जो प्रॉब्लम थी, एक मिनट रुकना, ये वाली, ये कंसेप्ट आगे भी पूछा जा सकता है। ये वाला सर्कल को अगर हम खोल दें तो उसकी लेंथ कितनी आएगी। इसी तरह से हमने नंबर ऑफ प्रॉब्लम आज की वीडियो में हमने सॉल्व किए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इसे लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसी तरह की वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट में जो इसके PDF वगैरह प्रोवाइड कर सकती हैं। थैंक यू।